अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस शख्सियत से जालिब साहब की यादें और बातें समेटने के लिए हाजिर हुई हूँ, वो समझिए कि जैसे मेरे लिए मेरे बड़े भाई हैं, मोहसिन हैं, उस्ताद हैं। आप यूबीएल एम्प्लॉइज़ यूनियन पंजाब के साबका सीनियर नायब सदर रहे, सदर जालिब चेयर इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर, मेंबर थिंक टैंक बहाली सियासी अज़म तहरीक पाकिस्तान। 1970 से सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हुए। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिला वतनी काट कर पाकिस्तान आई तो लाहौर में बीबी की सिक्योरिटी टीम की सरबराही के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जनाब अहमद नदीम भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, आप मेरी बहन है, आपका घर है, जब आप दिल चाहे आ सकते हैं। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी नदीम भाई, आप बहुत मसरूफ़ होते हैं। मैं भी बीमार थी तो मेरे पास भी टाइम नहीं था, तो आज मैंने सोचा कि आपसे जालिब साहब के हवाले से बात करूँ, उनकी कुछ बातें, कुछ यादें आपसे सुनूँ। आप हमें बताएं कि आपने जालिब साहब के साथ 10-12 साल का अरसा गुजारा। आपने जालिब साहब को कैसा पाया? आपने उनको, उनके साथ जो उनको सुना भी, उनको उनके जलसे में भी जाते रहे, मुशायरों में भी जाते रहे, उनके घर भी आप तशरीफ़ लेके आते रहे, तो आप मुझे उनके बारे में बताइए। वैसे तो जालिब साहब जो है ना, मेरे बचपन से रहते हुए, क्योंकि जब से मैंने उनको सुनना शुरू किया, शऊर की उम्र में था और कुछ थोड़ा बहुत सियासी तौर पे एक्टिव था पीपल्स पार्टी के साथ, तो जालिब साहब की एक बड़ी शोरा आफाक नज़म सुनानी में बड़ी मशहूर थी, जो कि आपने अक्सर सुनाई भी है। और तकरीबन जब आप सुनाती हैं तो ऐसे लगता है कि जालिब साहब की रूह आपके अंदर आ गई है। वो दस्तूर जी जी जिसको सुना के बहुत सारे सियासी लीडर जो है ना अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। सियासी, हाँ जी 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 जी। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन पता है आपको कौन कौन लोग उनका नाम इस्तेमाल करते हैं उनकी शायरी को। तो मेरे लिए उनकी शायरी इंस्पायरेशन थी शुरू से, जब मेरा उनके साथ मुलाकात भी नहीं थी तब से। जब अपने अहबाब हबीब जालिब प्रोडक्शन बनाई है तो उस वक्त हमारे यहाँ उनसे काफ़ी कुर्बत रही, काफ़ी उनके साथ उठना बैठना। तो मुझे जो चीज़ उसमें सबसे खूबसूरत लगी है कि हालांकि वो भुट्टो से लेके अब तक के जितने सियासतदान हैं तकरीबन सबके साथ ताल्लुकात भी उनके थे, मगर मैंने उनको कभी भी किसी शाह के दरबार में हाजिरी देते हुए नहीं देखा। मेरे लिए ये उनकी सबसे बड़ी इज्जत का बात ये थी कि वो झुकते नहीं थे किसी पे। और उनका वो शेर भी है कि भूल कर भी जो कभी शाह का कसीदा ना लिखा, शायद आया इसी खूबी की बदौलत लिखना। तो ये हकीकत है कि उनके अंदर ये चीज़ थी कि वो अनापरस्त थे, मगर जब अपने दोस्तों में बैठते थे फिर उनकी अनाद दरवाजे से बाहर होती। दोस्तों के साथ वो बिल्कुल दोस्तों की तरह बैठते थे, मिक्सअप हो के बैठते थे। तो उनकी शायरी आप देख लें, इनकलाबी शायरी से फिल्म के हवाले से देख लें तो ये अमन में उन्होंने जो लिखा है वो कमाल है। जुल्म रहे और जो हमारी अहबाब हबीब जालिब प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी काले चोर, उसका जो पहला टाइटल सॉन्ग था जी जी, चोर चोर काले चोर, कदी सवेरा होन ना देंदे जे चलदा सूरज दे दो जी। तो ये मज़ाहमती शायरी उनकी जो है ना, हमारे लिए यही असल में इंस्पायरेशन थी हमेशा। क्या बात। तो ये उनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी मैंने देखी है
कि वो शाहों के दरबारों में नहीं जाते। क्या बात है। और इसी वजह से उनकी इज्जत भी वो लोग करते थे। बहुत अच्छा। तो अब मुझे आप बताइए कि आज के दौर में अगर जालिब साहब होते तो क्या आज भी वो वैसे ही अपना लिखते, जो आजकल के हालात जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। मुझे बताएं, आप जो नज़में पढ़ती हैं जी, तो क्या वो आज के दौर के लिए नहीं है? वो आज के दौर की है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जालिब साहब जो है ना, वो किसी एक दौर के शायर नहीं थे। सही। आप उनकी कोई नज़म नहीं उठा के देख लें तो यूँ लगता है वो आज के दौर के लिए लिखी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब वो एक बंदा एक स्ट्रगल कर रहा होता है ना, उनकी सारी ज़िंदगी एक स्ट्रगल में गुजरी है। जेल में जाना, जेल से बाहर आना। अगर उनकी सारी ज़िंदगी को मैं सम अप करूँ ना एक शेर में, तो उनका एक ही शेर काफ़ी है कि घर को शोलों की चिता करके वाह वाह कफस में पहुँचे, वाह अपना शेवा है अंधेरों से बगावत कर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो ये उनकी ज़िंदगी का एक समझ लें कि एक रिफ्लेक्शन है इस सही। शेर में। सही तो वो उनकी यही चीज़ उनकी इज्जत का बाज थी सही। कि वो कभी किसी शाह के आगे दस्ते सवाल दराज नहीं करते। नहीं करते। तो यही मैं समझता हूँ उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि आपने तो उनके घर में, उनकी फैमिली में आप जाके बैठे, आपने जब वो घर होते थे तो वो जालिब साहब का उठना बैठना किस तरह का होता था, और उनकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मेरा आपकी अम्मी के साथ भी वक्त गुजरा है कि आपके घर में आपके वालिद साहब जब घर में होते थे तो वो एक शफीक बाप होते थे, एक मोहब्बत करने वाले शोहर होते थे। और मैं समझता हूँ कि जितनी मोहब्बत वो अपने बच्चों से करते थे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं आप लोगों में महरूमियाँ हैं, उन महरूमियों की वजह सिर्फ उनकी अना थी। बिल्कुल सही। अगर वो अपनी उस जद्दोजहद को, अपनी उस शायरी को बेच देते तो हो सकता है आपके लिए नहीं, अल्लाह करे। सही। लेकिन आज जिस इज्जत और जिस मुकाम के साथ आप खड़ी हैं ना, बहुत शुक्रिया। ये इज्जत और वो मुकाम नहीं होना है। सही। मैं किसी का नाम लिए बगैर ये बात करना जी चाहता हूँ सही कहा, बताइए। कि ऐसे भी इनकलाबी शायर यहाँ थे पाकिस्तान के जी अंदर जी। जिन्होंने अपनी शायरी बेचकर सरकारी ओहदे खरीदे हैं, सही। ठीक है, अपनी अगली नस्लों को संवारा है, सही। ठीक है। मगर वो लोग सिर्फ अपनी ही नस्ल को संभाल सके हैं, अपने ही बच्चों के लिए कुछ कर सके हैं। जी। जालिब साहब ने पूरी कौम के लिए किया। क्या बात। जालिब साहब ने जो शऊर दे दिया, जालिब साहब ने जो इस वक्त समझ लें कि कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं मैंने देखा जी। जो अपने सियासी जलसे में जालिब साहब की नज़र या उनका कोई शेर। क्या बात। वो ये- आजकल तो ये है भट्ट साहब, आप आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आजकल तो जालिब साहब की जो शायरी है वो अपने जलसों को गरमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और असम्बली हॉल में पढ़ रहे हैं। ये देख लें इलाम इकबाल साहब के पोते वो भी पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे सियासतदानों को देखा है कि जालिब साहब की ही शायरी पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? देखें बात पता क्या है, जालिब साहब थे गरीब अवाम के शायर, जी ठीक है। जी। जबकि इक़्तिदार हमेशा जो है ना एक ख़ास मखसूस तबके के पास रहा है हमेशा, जिसको आप कह सकते हैं मरात जाफ्ता। जी जी। अच्छा, वो वजाहत तो जब अवाम में आते हैं तो अवाम का वो दर्द वो जाहिर करते हैं कि हमारे दिलों में है। जी सही। अब वो उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास अपने पास अल्फाज कोई नहीं होते। सही। जी अवाम के अंदर अवामी बात करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं होते, जी। तो फिर वो जालिब की शायरी का सहारा लेते हैं। वाह वाह, बिल्कुल सही। वही जालिब साहब का वो शेर है ना कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। बिल्कुल अफसोस के साथ कुछ बातें हैं शायरों में जो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जालिब साहब के मरने के बाद कुछ साल तक मैं बड़ा
भैया उनका बड़ा बेटा था, अल्लाह उसको बड़ी रहमत करे नासिर। वो तो मेरा वो बड़ा एहतराम करता था, मेरे पास वो वापस आता रहता था। पर मैं उसको जब वो मिलता था मैं उसको समझाता था कि यार मेरी बात सुन, जालिब साहब ने अपने साल हर साल की एक कुर्बानी से, एक स्ट्रगल से अपना एक नाम बनाया, और आप उसको बड़ी जल्दी गंवा दें। तो उसका नाम न बेचो। उसने अपना नाम बेचा नहीं, उसने अपनी शायरी बेची नहीं। तो अब उसकी मैयत को तुम ना बेचो, आपकी मेहरबानी। हरकतें आप करते हो, दुख हमें होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि हम हमारी मोहब्बत उनके साथ और किस्म की है, हमारा कोई उसके साथ खूनी रिश्ता नहीं है। बिल्कुल सही। हमारा उसके साथ रूहानी रिश्ता है। जालिब साहब अवाम के शायर थे, क्योंकि वो अवाम की बात करते थे। मैं सारी जिंदगी पिछे हुए तबके के लिए काम करता रहा हूँ। मैं ट्रेड यूनियन की है, मैंने सोशल वर्क भी किया है, और भी अभी कश्मीर जब इंडिया ने कब्जा किया तो हमने रेस्क्यू कश्मीर मूवमेंट चलाई थी। उसमें हमने दुनिया के जो जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें थी उनको हमने खतूत लिखे, ईमेल्स की, मुख्तलिफ लोगों को इन्वॉल्व किया कि ये जुल्म जो है ना रोकें। तो हम तो वो लोग हैं जो कि जालिब साहब की उस वक्त की शायरी को, जुल्म रहे और अमन भी हो, हम उस थॉट को लेके हम आज तक चले हैं। बिल्कुल सही। और पूरी जिंदगी में हमने उनको फॉलो किया। सही, बिल्कुल सही। हम वो लोग तो ये जो दूसरे समझ लें कि जब तकलीफ होती है कि उसके अपने ब्लड में से कुछ लोग उसको बेच रहे हैं, तो बिल्कुल सही। और आपको याद होगा मैंने आपको आपके घर में जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था देखो तारा कभी अपने बाप का नाम बेचना नहीं है। बिल्कुल सही। उसके नाम को आपने लेके चलना, उसकी लेगेसी को लेके चलना। बिल्कुल सही कहा था। याद है? जी मुझे याद है। तो मैं समझता हूँ कि इतने साल हो गए इस बात को कहे हुए, आज मैं इस बात पे फख्र कर सकता हूँ कि अगर जालिब जिंदा है ना तो उसकी एक वजह। बहुत शुक्रिया। अहबाब हबीब जालिब प्रोडक्शन जो है ना वो बनाई बेसिकली अजीज मेमन साहब ने कुछ दोस्तों ने मिलकर हमने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि इनके लिए बाइज़्ज़त रोजगार का सिलसिला बन सके और इनको किसी के आगे हाथ न। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो निज़ाम चलता रहा तो घर का सिलसिला सही चलता रहा। फिर ये इनके बच्चों को रोजगार मेमन ने दिलवाया, इसको नासिर को नेशनल बैंक में लगवाया, अनवर को इधर लगवाया UBL में। फिर मंसूर है जो आपका बैंक है वो आपका सबसे बड़ा नमाज सबसे बड़ा वही था नमाज। तो उसको भी बैंक में लगवाया, ऑफिसर लगवाया। तो वो दोस्तों की ये हमारी कोशिश यही रही कि जालिब साहब को कम से कम अपने घर के जो है ना नान नफ्ते की ब्रेड एंड बटर की फिक्र ना रहे। बिल्कुल सही। और वो जिस तरह अपने एक यकसू होकर अपने एक वो मिशन के ऊपर ही काम करते थे। बिल्कुल सही। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मैं समझता हूँ कि पूरी जिंदगी में कहीं पे भी लचक नहीं। बहुत अच्छा। अपने उस जो एक मिशन था ना उनका, अगर उनके साथ 68 की शायरी ले लें या आज की शायरी ले लें उसमें कोई फर्क नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा भट्ट साहब एक सवाल जो है वो मैं भी करना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी सी थी जिस वक्त मैंने अहबाब हबीब जालिब प्रोडक्शन का नाम सुना और वो मेरे लिए बड़ा नया था, जो कि उसका कॉन्सेप्ट एक एज में आते आते क्लियर हुआ। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अहबाब हबीब जालिब प्रोडक्शंस ने बड़े उस दौर के हिसाब से मतलब लेट 80s और अर्ली 90s में बड़े बोल्ड और बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स को जो है टच किया। उसमें दरिंदगी थी, मुश्किल थी, काले चोर थी, हसीनों की बारात, चोरों की बारात और बहुत सारे जो फिल्में थी उनको बनाया गया। तो आप क्योंकि आप अहबाब हबीब जालिब प्रोडक्शन का हिस्सा थे, तो क्या आपने कभी देखा कि जालिब साहब का किसी स्क्रिप्ट के ऊपर उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है या किसी भी चीज से उनको
एक जो आइडिया है स्क्रिप्ट वो बहुत पसंद है। कोई ऐसी चीजें जो है वो आप समझते हो जो हमें पता होनी चाहिए, आप वो प्लीज हमसे शेयर कीजिए। जो अहबाबे हबीब जालिब की जो पहली प्रोडक्शन थी ना, वो काले चोर। जी। अच्छा, काले चोर एक ऐसा सब्जेक्ट था कि पाकिस्तान में इस सब्जेक्ट पे कभी फिल्म नहीं बनी थी, और आज दोबारा भी नहीं बनी, और दोबारा उसके बाद भी नहीं बनी। उसमें जो बात कहना चाहते थे वो कह दी गई, और आज भी वो बात कहते हुए ना बड़े लोग घबराते हैं, मगर काले चोर में बड़ी लाउडली ये बात कह दी गई। और काले चोर का जो उस कॉन्सेप्ट था ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो जालिब साहब की जो पहला उसका टाइटल सॉन्ग था, वो था उसका बेसिक थीम सॉन्ग। वो उसमें था कि चोर चोर काले चोर, कभी सवेरा हो ना देंदे, जे चलदा सूरज दे, चोर चोर काले चोर। तो ये जो थीम सॉन्ग था ना, ये जब गया ना सेंसर के लिए, तो सेंसर वालों ने इसको काट दिया। इसकी स्टोरी क्या थी, सॉन्ग की क्या स्टोरी क्या थी जो उन्होंने काट दिया इसको? अच्छा, इसकी स्टोरी ये थी कि एक लड़की है, वो जॉब के लिए किसी सरकारी अफसर के पास गई है। वहां पे वो अपनी याशी के लिए, पहले सब लोग बैठे हुए हैं, शराब चल रही है, उसमें पॉलिटिशियन भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर भी हैं, इवन उसमें जज भी दिखाया हुआ है। यानी वो माशरे के वो लोग जो इस माशरे को एक समझ लें दीमक की तरह खा रहे हैं, या वो जिसको कहते हैं ना, वो मकड़ी के जाले की तरह ये रगमाल किए बैठे हैं पूरे रगमाल पाकिस्तान बनाया हुआ, को। पूरे पाकिस्तान। तो वो एक जाल की तरह में उन्होंने अपने गिरफ्त में लिया हुआ पूरे माशरे को। वो सारे टची जो करैक्टर है ना, वो उसमें उन्होंने दिखा दिए कि वो लड़की एक सिंबॉलिक है एक आम आवाम की, जो अपने रोज का रोजी रोटी के लिए उनके पास गई है, और उन्होंने उसको मिलकर रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया। वो उसकी वजह से ना ज़हनी तवाज़ुन उसका खराब हो गया, और वो सड़कों पे निकल आई है, और वो जोर जोर दुहाई दे रही है, चोर चोर काले चोर। तन दे उजले मन दे मैले, अंदरों होण ते बाहरों होर। तन दे उजले ते मन दे मैले, अंदरों होर ते बाहरों होर। कदी सवेरा हो ना दिंदे, जे चलदा सूरज। अच्छा, तो इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेशक ये बहुत ज्यादा बोल्ड था उस दौर के लिहाज से, और क्योंकि उस वक्त तो बोलने की इजाजत दे देती, तो क्यों इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे उनको सेंसर कर दिया जाए? और एतराज किसको हुआ इस पर? ये पंजाब असेंबली को जो है ना, अच्छा, ओपन किया गया था कैमरा। अच्छा 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 अच्छा। लड़की पंजाब असेंबली के सामने माल रोड पे खड़ी है, और उसकी उंगली जो है ना वो पंजाब असेंबली की तरफ, और वहां से उसने साड़ लिया है, चोर चोर काले चोर, ओहो, कभी सवेरा होन ना देंदे, जे चलदा। ये आइडियोलॉजी जालिब साहब की थी? ये डेफिनेटली ये देखे ना, हमारे जो मेंटोर हैं वही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर गौर करें तो रियाज शाह के साथ मिलके भी उन्होंने जो काम किया हुआ जी जी जी, गरनाता, फलस्तीन के उस पे, गरनाता हो गई या जरका हो गई, ये अमन हो गई, ये फिल्में जो हैं, ये आप देखें ये सब्जेक्ट बड़े अछूते सब्जेक्ट हैं। ये इन सब्जेक्ट पे उसके बाद भी कभी कोई फिल्म नहीं बनी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनी। ठीक है, तो ये भी जो सीरीज थी ना, जो अहबाबे हबीब जालिब की, उसमें ये बाहर फिल्म थी जिसके अंदर एक डीएसपी का मर्डर जज की कोठी के अंदर उसके सामने हुआ है। आप उठा के देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री, कोई ऐसी फिल्म जिसमें किसी पुलिस ऑफिसर का मर्डर होता दिखाया हो। तो वो फिर काले चोर का जो उसको सेंसर की कैंची के तले से गुजरना पड़ा, पंजाब वालों ने उसको पास नहीं किया, उसका ना टाइटल सॉन्ग पूरा काट दिया, थीम सॉन्ग ही काट दिया था। थीम सॉन्ग ही काट दिया, उससे फिल्म की ऐसी तैसी फिर। अच्छा, फिर जालिब साहब तो इस पे बड़े सीख पा, वहां पे वो आ गए, उन्होंने कहा कि ये इसके बगैर तो फिल्म बेकार है। ठीक है, क्योंकि असल तो मेन थीम तो ये था ना, तो उसको अगर काट दिया तो पीछे रह गया जाता फिल्म के अंदर। इन्होंने फिर ये किया कि फेडरेशन जो फेडरल बोर्ड है ना, वहां पे उन्होंने इसको अपील की।
अपील में फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा देखें पंजाब असम्बली तो हम नहीं दिखा सकते, मगर गाना नहीं फिर काटा उन्होंने, सिर्फ एक सीन उन्होंने पहला वाला काटा जिसको पंजाब असम्बली थी, उसको काट दिया। फिर इसमें एक और जो चीज जबरदस्त चीज है, जो शायद ये मैसेज अभी आपकी इस वीडियो के तवज्जुह से लोगों को पता चलेगा कि जब जज के घर के अंदर वो खड़े होकर सुल्तान रही ने डीएसपी का मर्डर किया ना, तो जज को उसने एक बात की, उसने कहा कि जज साहब अदालत 9 से 5 बजे तक खुली, जबकि मुजरम 24 घंटे के लिए आजाद है। ये लाइन एक ऐसी लाइन थी जो क्लिक कर गई सारे जो ऊपर जो हमारे ऐवाने बाला में इसकी गूंज गई पूरी इस जुमले की, क्या बात, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस और वक्त। उसके बाद बकायदा तौर पे ड्यूटी जजेस तैनात किए गए इस फिल्म के उस फिल्म के बाद। ये बहुत बड़ी बात आपसे हमें पता चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि उसके बाद ड्यूटी जजेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उस फिल्म की वजह से लोगों को मिला। क्या बात है, मतलब जालिब साहब के इस एक जुमले ने, जालिब साहब की आइडियोलॉजी ने, उस आइडियोलॉजी ने देखिए एक मैसेज था बिल्कुल कि भाई एक मुजरिम है वो तो 24 घंटे आजाद है, अब रात को अगर कोई मुजरिम कोई वारदात करता है तो पुलिस ऑफिसर घरों में सोए हुए हैं, जज भी अपने घरों में सोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उसके लिए फिर ये हुआ कि जज जो है ना स्पेशल जजेस हैं, मजिस्ट्रेट्स जो है वो बैठना शुरू, जज भी जो स्पेशल जज है उसकी जो ड्यूटी होती है ना, वो अपने घर में भी है ना, तो आप उसके घर के अंदर जाके भी जो है ना अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, अदालत लग सकती है रात को 12 बजे भी। 12 बजे। क्या और बात आपने अभी इस दौर में देखा होगा कि रात को 12 बजे जी भी जी रात जी 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 बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी जी ये कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ। वाह, ये बहुत जबरदस्त, क्या बड़ी बात। खूबसूरत बात है। अच्छा, और कौन कौन सी ऐसी फिल्म्स हैं जिन्होंने टॉपिक जो है वो लिया और उसके ऊपर आपकी बात से मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी कि और कौन सी जालिब साहब की ऐसी फिल्म्स थी उनका मकसद जो मकसदियत पे बनी की फिल्म बनाई थी जी। दरिंदगी में एक नौजवान लड़के की कहानी है जो ग्रेजुएशन करके नौकरी के लिए फिर रहा है, उसको जॉब नहीं, और नतीजा क्या होता है कि वो किसी ऐसे गैंग के हथे चढ़ जाता है कि जो टेररिस्ट है, वो उसको कहते हैं भाई इकट्ठे पैसे कमाओ, ये बम है, ये जाके फलां जगह पे आपने। और ये दरिंदगी किस सन की रिलीज है? ये 94-95 ये 94-95 में ह्यूमन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्क्लोज कर दिया गया था। इन्होंने बिल्कुल ये देखे, जो शायर होता है या जो राइटर होता है ना, वो आज से 100 साल आगे फ्यूचर को देख रहा होता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। मैंने भी पहले आपको ये बात कही है कि जालिब साहब की शायरी आज से 50 साल पहले की आज पढ़ेगी ना जी, तो आपको लगेगा कि आज के लिए कही है। बिल्कुल भाई साहब, वो तो अगले 100 सालों के भी, बल्कि जब तो तक 100 साल जुल्म बाद का भी आप पढ़ेगी ना तो 100 साल बाद भी वो रेलिवेंट लगेगी, रेलिवेंट होगी। तो शायर जो है ना वो अफाकी होता है, बिल्कुल सही। वो किसी एक खास एरा के लिए नहीं होता, एक खास इलाके के लिए नहीं होता, उसकी बात जो है ना यूनिवर्सल होती है। अच्छा, तो उस पे ये उसके ऊपर जो है वो कि मतलब आप इंसान को दहशतगर्दी के लिए या उसको स्पॉइल करके यूज किया ह्यूमन बॉम्ब को जो है ना यूज किया गया। अच्छा, और बताया वो गया कि ये किस तरह यूज हो रहे हैं, क्यों यूज हो रहे हैं। वो आज हम देखते हैं कि जैसे थ्रू आउट 2005 से जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट से जैसे ही वो स्टार्ट होते हैं, इंसानी खुदकुश हमले हमने वहां से देखे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। इसके अलावा और कौन सी देखिए ये दुखती लगती है बिल्कुल बिल्कुल माशरे की, वो उसकी निशानदेही कर दी गई थी। बिल्कुल। उसके बाद एक मुश्किल फिल्म बनी थी, वो उर्दू में बनी थी जी, दरिंदगी भी उर्दू की थी और मुश्किल भी उर्दू की थी। मुश्किल का टॉपिक था ये जो बच्चों की ना ऊँटों के ऊपर बांध के ना छोटे बच्चे
तो रेस होती है कुछ जी जी जी, गल्फ में होती है, गल्फ के एरिया में ना ये रेस होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बाकायदा अच्छा, तौर पर। उसमें ये करते हैं, छोटे बच्चे को लेते हैं, ये उनको ये अगवा करके वहां ले जाते हैं, ऊंट के ऊपर उसको बांध देते हैं। अच्छा, उसकी जब वो रोता है ना बच्चा, तो उसके रोने की आवाज से इरिटेट होके ना ऊंट भागते हैं। सही। छोटे बच्चे के रोने के उसकी आवाज से वो ऊंट जो है ना वो भागते हैं, तो वो रेस होती है। ऐसा होता है कि वो बच्चों में से अक्सर की डेथ हो जाती है रेस के दौरान। तो उसमें नीली और ये जवेद शेख थे, इनका बच्चा अगवा हो जाता है और इसी सिलसिले में अगवा होता है। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को चोट किया उन्होंने, छोड़ किया, और बहुत बड़ा ये टची उस वक्त ये ना ये बोल्ड सब्जेक्ट था, बोल्ड, यानी इसके ऊपर कोई बात नहीं करता था, करना चाहता है जैसे, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत सारी इसमें पॉलिटिकली जो है ना इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। उनको जो है ना ये कोई भी इस सब्जेक्ट को छेड़ना नहीं चाहता था। तो ये अहबाबे हबीब जालिब, ये अहबाबे हबीब जालिब ने ये टॉपिक छेड़ा। क्या बात, क्या बात। और इस पे फिर वो एंड पे वो जाते हैं और फिर वो दिखाते हैं कि ऊँटों की रेस हो रही है, उसमें वो फिर उनको पकड़वाते हैं और सारा फिर वो बच्चे रिकवर करते हैं। वो एक बड़ी स्ट्रगल उसकी दिखाई। मतलब ये सेहरा जो है पाकिस्तान के बोल्ड तरीन टॉपिक को क्लिक करना, उनको हाईलाइट करना उन इश्यूज को, तो ये अहबाबे हबीब जालिब प्रोडक्शन ने अपने सर लिया। जालिब साहब का, ये जालिब साहब का क्रेडिट है। इतने बोल्ड स्टेप पाकिस्तान के अंदर किसी आज तक बस ऐसी फिल्म बनी भी नहीं है ना दोबारा। आज पहले कभी बनी है ना, रियाज शाह ने बनाई थी जो फिल्में, रियाज शाह के मर्डर के बाद लोगों को चुप लग गई। इस सोशलाइज नहीं किया जाता, हालांकि हम चीजों को कमर्शलाइज तो करते हैं लेकिन सोशलाइज नहीं करते। ठीक ठीक, बिल्कुल। आप अपने पड़ोसी मुल्क की फिल्में देख लें, वो बड़े टची हर बहुत अच्छे बनाते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पे ना फार्मूला फिल्में बनती हैं। आज हम देख सकते हैं कि शायद अगर जालिब साहब जिंदा होते तो शायद डार्क वेब के ऊपर भी कोई बात करता कि जिस तरह से बच्चों के साथ जो सलूक किया जाता है, बूढ़ों के साथ जो किया जाता है, शायद अगर जालिब साहब जिंदा होते। और बल्कि मैं अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना ज़रूर चाहूँगी कि अगर कोई ये प्रोग्राम को सुनता है, देखता है, बात करता है, तो हम और बहुत सारी फजूलियात में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। लोगों को अपना प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ करना चाहिए, लोगों सोशलाइज करना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो इसलिए में अगर हमारा ये कोई मैसेज जो है वो हमारी आवाज़ अगर किसी तक पहुंचती है तो हमें बड़ी ज़रूरत है इन चीज़ों की। मैं करना चाहती हूँ भट्ट साहब आपसे कि हबीब जालिब साहब की क्या ख्याल है आपका कि हबीब जालिब साहब के ऊपर कभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई फिल्म बननी चाहिए, जैसे और बहुत सारे लोगों के ऊपर फिल्म बनी है, मंटो पर, मीर पर, गालिब पर बनी है। तो आप बताइए कि जालिब साहब के ऊपर आज तक ना तो कोई हुकूमत ने उनकी नज़में तो बहुत पढ़ते हैं, उनका कलाम तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कभी आज तक कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया गया। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जालिब साहब को ज़ाहिर है उनकी एक हिस्ट्री है, उसकी स्ट्रगल है, उसके ऊपर ज़रूर ये काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा बनाते हैं कमर्शियल फिल्में। इस टॉपिक को शायद यहाँ पे कोई ना छेड़ेगा, मगर यहाँ पे एक मैं बात करना चाहता हूँ जो कि मेरे जहन में आ गई आपके इस सवाल की वजह से, कि जालिब साहब की लेगेसी को जैसे आप ले कैरी करके चल रही हैं माशाल्लाह से, और बड़े बावकार तरीके से आप जालिब साहब को लेके चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग आपके वालिद की नज़में पढ़ के अपने जलसे गरमाते हैं जी, वो साहब इक़्तिदार लोग, उनको चाहिए कि वो आपको कम अज़ कम असम्बली में ज़रूर अपने असम्बली का हिस्सा बनाएं, चाहे वो पंजाब असम्बली में बनाएं या मरकज़ में बनाएं। जब आप वहाँ पे होंगी तो जालिब की जो स्ट्रगल है या जालिब की जो सोच है ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी। जी, सही। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरा ये मुतालबा समझ लें कि जो लोग जालिब की नज़में पढ़ते हैं वो जालिब की बेटी को कहीं ना कहीं अपने असम्बली में ज़रूर लेके आएँ, असम्बली का हिस्सा बनाएं।
जहाँ पे कानून साजी होती है वहाँ पे पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी के लिए तारा जालम को वहाँ पे होना चाहिए। ये मेरा मुतालबा भी है, मेरी ख्वाहिश भी है। लेकिन भाई आप जैसे लोग जो हैं, आप जैसे लोगों ने हम लोगों को समझाया, मुझे समझाया, आपने ना समझाया होता तो शायद मैं भी आज घर बैठी होती ना जालिब साहब का। नहीं, माशाल्लाह बहुत हिम्मत है तारा में, इसकी टांग खींचने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उसके साथ चलने वाला सिर्फ एक ही है। आपका भट्ट साहब, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप उस्ताद भी हैं, मुझे बहुत सिखाया भी आपने, तो आपने मुझे टाइम दिया। तो जालिब साहब के शेर के साथ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। अब रहें चैन से बेदर्द ज़माने वाले, अब रहें चैन से बेदर्द ज़माने वाले, सो गए ख्वाब से लोगों को जगाने वाले। बहुत शुक्रिया।